आप सभी को नमस्कार मेरा। आइए आज एक बड़ा मजेदार टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है हेनरीज लॉ। ठीक है, क्लास 12 चैप्टर 1 लिक्विड सॉल्यूशंस के तहत ये टॉपिक डिस्कस होता है। ठीक है, शुरुआत हम लोग 2 कदम पीछे से करेंगे। 2 कदम पीछे से मेरा मतलब है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये हम लोग पहली हेडिंग रखेंगे आज की क्लास की। ठीक है, हेडिंग को मैं यहाँ रखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग। सुनिएगा, सिर्फ फोकस करिए और ध्यान से सीखिए। ठीक है, विजिबल है ना अच्छे से? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid solution। सबसे पहले हेडिंग का इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन यहां पर है? जैसे ही मैंने कहा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि जो गैस है वो हमारा सोल्यूट है। ठीक है, और जो लिक्विड है वो हमारा सोलवेंट है। सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, हम ऐसी सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं जहां पर हमने गैसियस स्पीशीज को सोल्यूट लिया है और लिक्विड को एक सोलवेंट लिया है। ठीक है, ऐसी सॉल्यूशंस की सोल्यूबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, मैं उसकी बात करने वाला हूं। ठीक है, 4 फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। वो 4 फैक्टर्स को आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। ठीक है, 4 फैक्टर कौन से? फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ सोल्यूट। फैक्टर 2, नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक है, फैक्टर 3, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और फैक्टर 4, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इन 4 फैक्टर्स की बेसिकली हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले जो हेनरीज लॉ है वो बेसिकली यहीं पर आएगा। हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया था कि प्रेशर के चेंज करने से सोल्यूबिलिटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ यहां पर आएगा, लेकिन बेटर क्लियरिटी के लिए हम पहले बाकी 3 फैक्टर्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट से। ठीक है, अगली हेडिंग, नेचर ऑफ सोल्यूट। देखो, मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले ही कि हमारा सोल्यूट क्या है, एक गैसियस स्पीशीज है। ठीक है, अभी देखो ऊपर बात की गैस इन लिक्विड, तो जो सोल्यूट है वो कोई गैसियस स्पीशीज होने वाली है। तो बेसिकली हमें नेचर ऑफ गैस की बात करनी है कि जो हमारा गैस है जिसको हम लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं उसका नेचर कैसे सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, यहां पर हमें हेल्प लेनी होगी क्लास 11th चैप्टर 5। जो कभी चैप्टर 5 होता था, अभी तो एलिमिनेट हो गया है चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर था, यहां पर हम लोग गैसेस को लेकर काफी कुछ डिस्कस करते हैं। तो उस चैप्टर के अंदर से एक छोटा सा सेगमेंट मैं यहां लाना चाहूंगा। हम उतनी ही बात करेंगे जो हमारे काम की है। तो वहां पे ना क्या होता था, वहां पर गैसेस के लिक्विफिकेशन की बात की जाती थी। ठीक है, गैसेस के लिक्विफिकेशन से क्या मतलब है मेरा, कि वो गैस जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ऐसी गैस को हम बोलते हैं लिक्विफाइबल गैस। ठीक है, पहले मैं यहां पर अपने कॉन्सेप्ट को नोट करते हैं पहले, फिर देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, देखो, गैसेस दैट कैन बी liquefied easily are more soluble। जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो सकती हैं वो हमारा ज्यादा सोल्यूबल होती हैं। कौन सी सॉल्यूशंस में? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में। सर, हमें कैसे पता लगेगा
कि कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई करेगी, कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई नहीं करेगी। तो ये वाला जो सेगमेंट है, मैं रिपीट करता हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में आता था, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो वहां पर क्या होता था, बेसिकली एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता था। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर को मैं टी और टी के सबस्क्रिप्ट में सी, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर को टी सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता था हमारा, उतना इजिली हमारा लिक्विफिकेशन हो सकती थी गैस की, उतना इजिली लिक्विफेक्शन हमारा वहां पर पॉसिबल था, ठीक है। तो अगर दो गैसेस है, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो इजिली लिक्विफाई करेगी, और अगर वो इजिली लिक्विफाई करेगी तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इतनी सी बात है। अब बात ये है सर, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने से इजी लिक्विफेक्शन होगा, बात समझ में आ गई। लेकिन हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमारे सामने 2-3 गैस लिखी है, हम लोग कैसे जज करेंगे कि कौन सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई करेगी? क्योंकि हमें तो डाटा नहीं पता किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। तो यहां पर 2 फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। वो 2 फैक्टर्स क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना हमारा, वो हमारा अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डिपेंड करता है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन हमारा किसी भी गैस में किस पर डिपेंड करती है? पोलैरिटी पर, ठीक है, पोलैरिटी पर। तो कोई भी गैस, अगर मैं एक लाइन में कहूं, कोई भी गैस जितना ज्यादा पोलर होगी उतना ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ठीक है। जितना ज्यादा पोलर गैस उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूं कि बताओ अमोनिया गैस है और O2 गैस है, तो दोनों गैसेस में इजी लिक्विफेक्शन किसका होगा? तो पोलैरिटी ज्यादा अमोनिया की, तो अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो अमोनिया हमारा ज्यादा सोल्यूबल होगी। अमोनिया क्या होगी? हमारी ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी, अमोनिया हमारी ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई है सोनो? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है सर, अगर 2 गैसेस नॉन पोलर हो गई हैं तो आप क्या कहना चाहोगे? तो बेटा मैं कहना ये चाहूंगा, अगर नॉन पोलर गैसेस हैं, इफ गैसेस आर नॉन पोलर, इफ गैसेस आर नॉन पोलर, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा मोलर मास पर, मोलर मास पर। जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही कहूं, मेरे पास O2 गैस है, मेरे पास N2 गैस है, पूछा जाए कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई करेगी एंड इन टर्न कौन सी गैस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, तो O2 का मोलर मास ज्यादा है, तो यहां पर हमारा ये जवाब हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है? ये सुनो, ठीक है। ये 2 फैक्टर्स हैं, पहला अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन गवर्न होती है पोलैरिटी से, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर गैसेस ही नॉन पोलर हैं तो आप चेक कर लेंगे मोलर मास। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है? ये सुनो, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल रहेंगे, ये PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितना कुछ हम लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ना यहाँ पर ये 2 चीजों से हम लोग क्या चेक कर लेंगे? लिक्विफिकेशन का ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। इससे पहले कि आगे चले, एक क्वेश्चन जो आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है, होमवर्क। ये होमवर्क रहेगा, आप लोग बताएंगे। मेरे पास 3 गैसेस हैं, हीलियम, H2 और N2, ठीक है, हीलियम, H2 और N2। इन तीनों केसेस में हमारा लिक्विफेक्शन का और सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और बताएंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे। होमवर्क हो गया, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ये था हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट का मामला। नेचर ऑफ सोल्यूट यहां पर हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग आएंगे नेचर ऑफ सोलवेंट पर। नेचर ऑफ सोलवेंट, सर सोलवेंट का क्या रोल होगा, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो मैंने बच्चों को अक्सर देते हुए देखा है, क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बेटा पूरी बात सुन लो एक बार। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ लिक्विड इन लिक्विड पर ही वैलिड है। ये जो स्टेटमेंट है, मैं यहां पर
पेन को येलो करके बता देता हूं, ओनली वैलिड फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड पर प्लीज ऐसा मत बोलना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे, ऐसा मत बोलना। गैस इन लिक्विड पर ऐसा बोल दो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट गैस इन लिक्विड पर ऐसा मत बोलना। तो सर कैसा बोले? ऐसा बोलना है आपको। क्या बोलना है? गैस इन लिक्विड के केस में, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट governs the नेचर ऑफ सोलवेंट जो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से गवर्न होगा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब जो ये टर्म है ना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना ये फिजिक्स में भी आती है और ये केमिस्ट्री में भी आती है, और दोनों ही सब्जेक्ट्स में, दोनों ही सेगमेंट्स में अलग अलग मीनिंग रहता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, ठीक है। तो जितना ज्यादा, अब यहां पर हम बात करते हैं, जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा सोल्यूबिलिटी हो जाएगी, वो सोलवेंट उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करेगा जितना ज्यादा उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, यस और नो। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एक नोट करके एक बात को ध्यान रखना, पानी का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अपने आप में पूरा एक अलग ही सेगमेंट है, ठीक है, जिस पर कभी अलग से चर्चा की जाएगी। यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो नेचर ऑफ सोलवेंट में ये चीज आ गई, नेचर ऑफ सोल्यूट में क्रिटिकल टेम्परेचर से गवर्न हो रहा है, नेचर ऑफ सोलवेंट में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। एक और बात, लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहां बोलोगे, जहां पर सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड होगी, ठीक है। दो फैक्टर्स हमारे हो गए हैं। अब आता है हमारा अगला फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये जानना होगा, जब मैं गैस और लिक्विड की सॉल्यूशन बनाता हूं, गैस जो कि सोल्यूट है, गैस जो कि सोल्यूट है और लिक्विड जो कि सोलवेंट है, जब मैं गैस को लिक्विड में मिक्स करता हूं और सॉल्यूशन फॉर्म करता हूं, तो बेटा वहां पर जो हमारा नेचर है इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन का, सॉल्यूशन का जो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, इस फॉर्मेशन का जो नेचर है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, बेसिकली एक्सोथर्मिक नेचर है हमारा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का बनना, एक्सोथर्मिक नेचर। और जैसे ही मैंने कहा एक्सोथर्मिक नेचर, वहां से मेरा क्या मतलब है, वहां से मेरा मतलब है कि जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज क्या है, नेगेटिव। अगर आपको टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो बेटा एक्सोथर्मिक नेचर है, जब सॉल्यूशन बनती है गैस इन लिक्विड, वहां पर हमारा एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो अभी यहां पर हम लोग टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है, इसको डिस्कस करने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प लेने वाले हैं। किसकी हेल्प लेने वाले हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर ने क्या कहा था, एक लाइन में हम उस बात को यहां रखते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, अगर रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, रिएक्शन जो बैकवर्ड की तरफ फेवर होती है। तो अगर मैं यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मैं अगर यहां पर बात करता हूं, तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। मैंने व्हाइट एरो बनाया अलग से, व्हाइट एरो, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो बताओ सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सर टेम्परेचर इंक्रीज करने से
गैस जो है वो अनडिजोल्व कर रही है, उसका जो डिसोल्यूशन है वो उल्टी दिशा में जा रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई है। और एक लाइन में अगर कहूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी हमारा डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हुआ इनवर्स रिलेशन है दोनों में। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट ना जो वो दोबारा आएगा कब? जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जाने के बाद मैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट बताऊंगा, तब ये चीज आपका यूज होने वाली है जो मैंने यहां लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होता है। अब मैं चलता हूं आगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब ये जो प्रेशर का इफेक्ट है ना, ये जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरीज, गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने एक लॉ दिया जिसको हमने हेनरी लॉ कहा। ठीक है, हेनरी लॉ हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर को गवर्न करता है। आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपके नोट्स अच्छे लगे। जो लोग साथ में नहीं लिख रहे उनके लिए पीडीएफ प्रोडक्टिव रहे। ठीक है, तो सुनिएगा प्लीज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या कहा हेनरी ने? हेनरी ने कहा कि देखो ये मेरे पास क्या है, लेट से एक लिक्विड है, सोलवेंट है मेरा, ये मेरे पास सोलवेंट है। ठीक है, विजिबल है ना? ठीक है, ये सोलवेंट है और सोलवेंट के अंदर मैं गैस डिसोल्व कर रहा हूं। अगर हम लोग सोलवेंट के अंदर गैस डिसोल्व करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या ऑब्जर्व किया हेनरी ने? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure, on increasing pressure the solubility of visible है ना? हाँ, solubility of gas was found to increase, was found to increase। और ये जो स्टडी की थी हेनरी ने, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे की थी, ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के जब प्रेशर इंक्रीज किया गया तो ये ऑब्जर्व किया हेनरी ने कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मैथमेटिकली देखते हैं क्या हो रहा है। मैथमेटिकली ये कहा गया कि प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस पर आते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से। ठीक है, देखो यहां पे पहले हम एक चीज और बोलते हैं, द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस गवर्न्ड बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जो सोल्यूबिलिटी है हमने उसको मोल फ्रैक्शन से गवर्न किया। क्या कहना चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं, अगर गैस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, अगर गैस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या है? मोर अमाउंट ऑफ गैस विल डिसोल्व इन लिक्विड के अंदर, जो हमारा सोलवेंट है लिक्विड, उसके अंदर ज्यादा गैस डिसोल्व होगी ना भाई। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मोर अमाउंट ऑफ गैस विल डिसोल्व इन लिक्विड। और अगर मोर अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व होगा तो बेटा आपको भी पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज करेगी ना। यस और नो? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अरे गैस ज्यादा डिसोल्व करेगी तो गैस की क्वांटिटी बढ़ गई, गैस की क्वांटिटी बढ़ गई तो सॉल्यूशन में गैस के मोल्स बढ़ गए, और गैस के मोल्स बढ़ गई तो हमारा मोल फ्रैक्शन बढ़ गई। और अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ गई तो अब मैं यहां पर क्या कहूंगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है? मोल फ्रैक्शन सोल्यूबिलिटी से गवर्न हो रहा है। प्लीज सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ही इंक्रीज कर रही है लेकिन सोल्यूबिलिटी को हम गवर्न मोल फ्रैक्शन से कर रहे हैं। ठीक है,
तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज हुआ, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हुई तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंक्रीज हुआ। तो यहां से क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया P इज इक्वल टू के एच एक्स जी। ठीक है, एक्स जी क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बात हो चुकी है। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, P क्या हमारा पार्शियल प्रेशर, जो हमने प्रेशर लगाया बेसिकली, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, बेसिकली जो गैस का प्रेशर है जिस पर हम लोग ये केस स्टडी कर रहे हैं। और हमारा के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो हमें कांस्टेंट मिला वो है हमारा हेनरीज कांस्टेंट के एच। यस और नो, P इज इक्वल टू के एच एक्स जी। ये हमारा सबसे पॉपुलर मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया है, P इज इक्वल टू के एच एक्स जी। इसको अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां लिखा है P इज इक्वल टू नॉर्मली के एच एक्स। तो वहां पे जो x है उसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही है। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अब ना इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, पहली बात तो। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, देखो इसका जरा इंटरप्रिटेशन करते हैं। पहली चीज मुझे पता है जो मेरा मोल फ्रैक्शन है, ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, ये तो डायमेंशनलेस है। यस और नो प्लीज, डायमेंशनलेस है ये तो। और अगर ये डायमेंशनलेस है, अगर ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब क्या मैं बोल दूं कि जो मेरा P इज इक्वल टू के एच एक्स है, इसमें जो यूनिट ऑफ के एच जो कि हेनरीज कांस्टेंट है विल हैव सेम यूनिट्स ऑफ प्रेशर, के एच की और P की यूनिट सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोल फ्रैक्शन है वो तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज। दूसरी चीज यहां से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूं पहले। ठीक है, इस पे बाद में आएंगे, पहले एक दो क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, सुनिएगा। ठीक है, तो अब यहां पे आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस फॉर्मूला से हमारा क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें अभी हेनरीज लॉ में, लेकिन पहले एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं क्या क्या है। एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकली फील करेंगे कैसे हमारी लाइफ में आता है हेनरी लॉ, सब आएगा। बट पहले कुछ और चीजें देखते हैं जो काम की है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास आता है, जो हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू के एच एक्स, वो क्या करेगा, इसी फॉर्मूला से हमारा गेम प्ले करेगा। कोई भी दो चीजें दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा ही देता हूं आपको, चलो हम करते हैं क्वेश्चन को जरा। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter solution, 1 liter water, sorry, ठीक है, 1 liter water, assuming that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, और साथ में हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है रूम टेम्परेचर पे 76.48 किलो बार, रूम टेम्परेचर नहीं 20 डिग्री पे। ठीक है, तो जरा पेन चलाओ 1 मिनट के लिए, पेन चलाइए। क्या करेंगे आप लोग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आइए। ठीक है, वीडियो पॉज करना और सोल्व करना, मैं डायरेक्टली सोल्व करता हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली सोल्व करता हूं। देखो कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, जरा उस पर ध्यान देना, कैसे सोल्व करना है और कैसे चीजों को अप्रोच करना है। यहां पर मुझे क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, क्वेश्चन में मेरे को 2-3 चीजें दी हैं। 1 मिनट रुकिए, जरा पेन को मैं ऑन कर लूं। हाँ, क्वेश्चन में मुझे 2 से 3 चीजें दी हैं। पहली चीज दी है हाउ मेनी मिलीमोल्स, क्या निकालना है आपको, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि मुझे क्वांटिटी निकालनी है, कितनी गैस हमारी डिसॉल्व हुई है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, मुझे P दे दिया है, मुझे P दे दिया है,
कितना 0.987 बार, ठीक है। और मुझे हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया है कितना 76.48 किलो बार। मुझे पी दे दिया है, मुझे केएच दे दिया है, और उसने क्या पूछा है कितनी क्वांटिटी गैस की डिसोल्व कर रही है 1 लीटर वाटर में। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के जब क्वेश्चन करोगे ना, गिवन डाटा लिख लो, प्रेशर दे दिया है, केएच दे दिया है, ठीक है। अब देखने से ही पता लग रहा है हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, तो सिंपली वो आपसे गैस के मिलीमोल्स निकलवा रहा है। अगर गैस के मिलीमोल्स निकालने हैं तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, और मोल फ्रैक्शन निकाल के फिर वहां से मोल्स निकाल लो। सिंपल सी चीज है ना। आओ जरा करते हैं, सोल्व करते हैं। तो मैं P इक्वल टू के एच एक्स यहां पर यूज करूंगा। सबसे पहली गलती जो बच्चे यहां पर करेंगे वो सुनो, वो क्या है, प्रेशर की यूनिट है बार में और केएच की यूनिट है किलो बार में। यूनिट को प्लीज सेम कर लेना, या तो प्रेशर को भी किलो बार में कन्वर्ट कर लो या केएच को बार में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, केएच को बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार, ठीक है। ये हमारा प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी केएच की। ये हमारा केएच आ गया है, प्रेशर दे रखा है 0.987 बार। अब मैं यहां से एक्स निकालता हूं, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है उसको निकालता हूं। मोल फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा P अपॉन के एच, ठीक है, P अपॉन के एच। अब मैं वैल्यू अगर यहां पुट करूं, अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो क्या मिलेगा 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू 10 की पावर 3, यस और नो, ठीक है। 76.48 इंटू 10 की पावर 3। क्या आपको यहां तक कोई आपत्ति, क्या आपको यहां तक कोई आपत्ति? अब जो मैं कैलकुलेशन करूंगा उसको जरा करते हैं, 0.987 अपॉन 7648 अपॉन 100, पॉइंट हटाया मैंने, इंटू 10 की पावर 3, तो यह आ जाएगा 76480.987 डिवाइड बाय 76480, ठीक है। ये मुझे यहां से वैल्यू मिल जाएगी 0.987 डिवाइड बाय 76480। यहां से जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन करके जरा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन जरा मैं कर लेता हूं और आपको बता देता हूं क्या हमें वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेटर का मैं एक बार यूज कर रहा हूं यहाँ पर, 0.987 डिवाइडेड बाई 76480, मुझे वैल्यू मिलेगी 1.29, ठीक है। 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। मुझे यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिल जाएगी 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिल गई है, ठीक है। आगे चले। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया साथ में, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी यानी कि मुझे पानी वॉल्यूम ऑफ H2O दे दिया है 1000 ml। अब ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो क्या मैं यहां से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा के मास ऑफ वाटर निकाल लूं, जो कि 1000 ग्राम आ जाएगा, जो कि 1000 ग्राम आ जाएगा। और अगर मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम आ जाएगा तो क्या मैं यहां से मोल्स ऑफ वाटर निकाल लूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि 55.5 मोल्स आ जाएंगे। सिंपल सी चीज है, यस और नो। पानी के मोल्स कितना गए 55.5 मोल्स, यस और नो, ठीक है। अब मुझे गैस की मोल फ्रैक्शन दी है 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिल गई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये क्या आएगा मोल्स ऑफ N2, क्योंकि हमारा गैस कौन सी है N2 गैस है, अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ पानी, क्योंकि पानी हमारा सोलवेंट है, ठीक है। 1.29 इंटू 10 की पावर -5 मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ पानी, ठीक है। अब यहां से मुझे वैल्यू पुट करनी होगी, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस पानी के मोल्स अभी निकाले कितने हैं 55.5 मोल्स, यस और नो, ठीक है। यस और नो, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और मोल्स ऑफ N2 हमारे कितने आएंगे,
मोल्स ऑफ N2 हमारे कितने आएंगे, तो वो हमारे आएंगे बेटा 700 अच्छा मोल्स हमें निकालें, मिलीमोल्स, ठीक है। हम डायरेक्टली मिलीमोल्स निकालेंगे और मिलीमोल्स कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा 0.7 मिलीमोल्स, ठीक है, 0.7 मिलीमोल्स, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो आप लोग ट्राई करना, चेक करना, इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। सिंपली क्या करना है, सिंपली देखो, जो डाटा दिया है उसको लिख लो, जो डाटा दिया है उसको लिखो, जो निकलवाया है उसको लिखो, और ब्रिज बनाओ, जो दिया है वो, जो निकलवाना है वो, दोनों के बीच ब्रिज बनाओ। भाई ये दिया है, ये निकालना है, अब मुझे यहां से यहां कैसे पहुंचना है, ये ब्रिज आपको बनाना सीखना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया आप लोगों को। चले, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना चाहोगे? ये लो एक और क्वेश्चन, आओ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन पानी, पेन गिर गया था, माफी चाहूंगा, ठीक है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन पानी इज दिस मच। हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया है 1.67 into 10 की पावर 8। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, सुनिएगा। मुझे KH की वैल्यू दे दी है कितनी, 1.67 into 10 की पावर 8 पास्कल, ठीक है। और मुझे प्रेशर दे दिया है कितना, 2.5 atm, और आपको क्वांटिटी निकालनी है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन से आपको अपना क्वेश्चन गवर्न करना है। कीजिए, कैसे करेंगे, प्लीज कीजिए, कीजिए। अगेन पहली चीज, प्रेशर और केएच की यूनिट अलग अलग है। पहला काम क्या करना है, यूनिट को सेम करना है, ठीक है। 1 atm क्या होता है बता देता हूं, 1 atm होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये हमारा 1 atm होता है। अगर ये हमारा 1 atm है तो प्रेशर को हम लोग पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रेशर कितना होगा, 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये हमारा प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। यहां से ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं हम, P इज इक्वल टू KH KHX, ठीक है, KHX, ठीक है। इसको सोल्व करके मुझे क्या मिलेगा, 2.533 इंटू 10 की पावर 5, 2.533 इंटू 10 की पावर 5। अच्छे से लिखते हैं, एक मिनट को जरा, हाँ, प्रेशर क्या आ जाएगा, 2.533 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। ये सुन लो, ये मुझे यहाँ से प्रेशर मिल जाएगा। अब ये जो प्रेशर मेरा यहाँ पर आ गया है, ये मेरा जो प्रेशर आ गया है, अब मैं P इज इक्वल टू KHX यहाँ से यूज करूंगा। मुझे P दे रखा है, मुझे KH, क्वेश्चन में दोनों चीजें दे रखी हैं। ये मुझे दे दिया यहाँ पे, देखो जरा, ये मुझे दे दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। और मुझे साथ में क्या दे दिया है, मुझे प्रेशर दे दिया है, मुझे साथ में सोलवेंट की क्वांटिटी भी दे दी है। सुनना ध्यान से, सोलवेंट की क्वांटिटी 500 ml, ठीक है। ये चीज, ये चीज, ये चीज, इन तीन चीजों से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं, प्रेशर मिल गया है, केएच पता है, एक्स हमें निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स मुझे मिलेगा अगेन P अपॉन के एच, यस और नो, P अपॉन के एच, P अपॉन के एच में सोल्व करता हूं, x इक्वल टू P कितना मिला, 2.533 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 की पावर 8, 1.67 इंटू 10 की पावर 8। इसको सोल्व करके हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो बेटा वो मिलेगा 0.00152। ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मोल फ्रैक्शन की। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना मिल गया है, तो वो मिल गया है 0.00152। अब मुझे पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है वो कितना होगा, वो होगा मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ पानी, मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ पानी यहाँ पर मुझे मिलेगा। तो मोल्स ऑफ पानी में निकाल लेता हूं, मुझे 500 ml क्या दिया है, सोडा वाटर। सोडा वाटर बेसिकली वाटर ही है, ये सोडा वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो यहां से मैं बोल दूं मेरा मास ऑफ पानी कितना होगा, 500 ग्राम होगा, और मुझे मोल्स ऑफ पानी क्या मिलेंगे, 27.7 मोल्स। मुझे मोल्स ऑफ पानी मिलेंगे 27.7। गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देना, एक स्टेप स्किप किया बीच में, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मोल्स मिल जाएंगे 27.7। ठीक है, अब मुझे पानी के मोल्स मिल गए हैं, मुझे गैस की मोल फ्रैक्शन मिल गई है 0.00152 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ CO2 प्लस 27.7। यहां से मुझे मोल्स ऑफ CO2 कितने मिलेंगे सोल्व करके, तो वो मिल जाएंगे बेटा 0.042। कितने मिलेंगे, 0.042 मोल्स मुझे मिल जाएंगे, 0.042 मोल्स मुझे मिल जाएंगे। मुझे क्या पूछा क्वेश्चन में, मेरे से क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, तो क्वांटिटी हमसे पूछी गई है, हमने मोल्स निकाल लिए हैं, तो यहां से क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। क्वांटिटी बेसिकली हमें ग्राम्स में निकालनी होगी, मास। ठीक है, मास इन ग्राम को यहां पर क्वांटिटी बोला गया है। तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन CO2 का मोलर मास है 44, तो यहां से हमारा क्या आएगी क्वांटिटी, तो वो आ जाएगी 1.848 ग्राम्स। इतनी CO2 हमारी प्रेजेंट है, जो हमारी सॉल्यूशन है उसमें इतने ग्राम CO2 है। ये जो है क्वेश्चन, इसमें इतने ग्राम CO2 है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो बोलो, कर लेंगे, हाँ या ना बताइए, कोई आपत्ति? तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए। हाँ, H2S ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले क्वेश्चन को, लेट मी चेक, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ क्या, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at HTP is 0.195 मोलर, कैलकुलेट हेनरीज लो कांस्टेंट। क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, क्या करेंगे? वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे। सुनिएगा, मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, विजिबल है ना, कलर, ठीक है। देखो, यहां पर हमें क्या कहा गया है, हमें हेनरीज लो कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, अभी तक हेनरीज लो कांस्टेंट दिया गया था, यहां पर निकालना है। हमें कंडीशन दे दी है एसटीपी, जैसे ही एसटीपी उसने कहा, उसने आपको प्रेशर दे दिया है। बताओ एसटीपी पर कितना प्रेशर हमारे पास होता है, बताइए। 0.987 बार कह लीजिए, और अगर एटीएम में कहना तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एसटीपी कंडीशन है, 0.987 बार या 1 एटीएम। ठीक है, अब क्वालिटी, अच्छा ये छोड़ो, सोल्यूबिलिटी निकालनी है आपको, हेनरीज लो कांस्टेंट निकालना है, सोल्यूबिलिटी दे रखी है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी है 0.195 मोलर, P इक्वल टू KHX लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मुझे P मिल गया है, KH निकालना है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मुझे पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी। मुझे मोलैलिटी दे रखी है, मुझे मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन तक का सफर पूरा करना होगा। ठीक है, अगर मेरा 0.195 मोलर है, ठीक है, 0.195 मोलर का मतलब क्या है, 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg H2O। भाई इसका तो यही मतलब है ना, 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg H2O, 0.195 मोलर। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गए हैं 0.195 मोल्स। मोल्स ऑफ H2S कितने हो गए, 0.195 मोल्स। मोल्स ऑफ पानी कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 55.5 मोल्स, 55.5 मोल्स। ठीक है, मुझे मोल्स ऑफ H2S मिल गए, मोल्स ऑफ पानी, तो यहां से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लूं, मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ पानी। क्या होगा ये, 0.195
डिवाइड बाई 0.195 प्लस 55.5। सोल्व करके वैल्यू क्या मिलेगी? वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.003। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रेस क्या होगा? 0.003। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मिल गई है। अब पी पता है, के एच निकाल दो। के एच क्या हो जाएगा मेरा? के एच क्या हो जाएगा मेरा? पी अपॉन एक्स। प्रेशर हम लोग लेंगे बार में 0.987 अपॉन 0.003। ये सोल्व करके मिल जाएगा 282 बार। बात समझ में आ गई है सोनो? क्या आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं? ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया अभी, ठीक है। आप लोग दोबारा ट्राई करेंगे घर पे, ठीक है। और पहले तो वीडियो पॉज करके ट्राई करना। फिर हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया अभी तक? अभी तक हमने सिर्फ हेनरीज लॉ का फॉर्मूला ड्राइव किया, फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन किया है। क्या इंटरप्रिटेशन हमारा? और उसके बाद हमने डायरेक्टली पहले क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, क्वेश्चंस ट्राई किए, ठीक है। हमने क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हमने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो जो मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। एक 4th टाइप का क्वेश्चन और देखो क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन टाइप 4। क्वेश्चन टाइप 4। अब ना क्वेश्चन टाइप 4 में वो क्या कहता है, वो आपको ना मोल फ्रैक्शन नहीं देगा, वो आपको मोलैलिटी भी नहीं देगा, वो आपको सोल्यूबिलिटी देगा। वो कहेगा कि प्रेशर P1 पे सोल्यूबिलिटी S1 है, ठीक है। प्रेशर P1 पे सोल्यूबिलिटी S1 है, बता प्रेशर P2 पे सोल्यूबिलिटी कितनी होगी। और टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक ये क्वेश्चन आ रखा है एक बार किसी एग्जाम में, ठीक है, देखना। प्रेशर P1 पे सोल्यूबिलिटी S1 है, प्रेशर P2 पे सोल्यूबिलिटी बता। तो वहां पर सिंपली कुछ भी नहीं करना, P1 प्रोपोर्शनल टू S1, P2 प्रोपोर्शनल टू S2। तो एक रिलेशन आ जाता हमारा P1 बाई P2 इक्वल टू S1 बाई S2। तो जब कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो आप इसको लगा देंगे। आप क्या करेंगे? आप इसको लगा देंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के किए। एक ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, P1 पे S1 देगा, P2 पे बता S2 कितना होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या करेंगे? P1 बाई P2 इक्वल टू S1 बाई S2 आप लोग लगा दोगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? आगे चले। हेनरीज लॉ फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने समझ में आ गया। एक असाइनमेंट दूंगा और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उनको भी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो सुनो, अब देखो सुना जरा, ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का ग्राफिकल एनालिसिस क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से और जरा समझना क्या होगा, ठीक है। देखो मुझे पता है कि मेरा P इज इक्वल टू KHX आ गया, ठीक है। तो होता क्या है, हम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं। एक बार जेई मेंस में ग्राफ से भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, हम यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और जब मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो मेरा c तो क्लियरली जीरो हो गया है, इंटरसेप्ट जीरो हो गया है। और इंटरसेप्ट जीरो हो गया है तो यहाँ पर क्या ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, यहाँ पर मेरे पास पार्शियल प्रेशर P, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी मोल फ्रैक्शन। इंटरसेप्ट जीरो है तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, यस और नो बोलो। ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। और जो हमारा कर्व आया है, जो हमारा प्लॉट आया है, कोई पूछे इसका स्लोप बताओ तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारा? हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बराबर, ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो वो क्या करेगा, क्या क्वेश्चन था हमारा, उसने प्रेशर का डाटा दिया, कुछ सोल्यूबिलिटी का दिया, पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इस टाइप से एक क्वेश्चन हमारा यहां से भी आया है। तो आपको ग्राफिकल एनालिसिस से भी अवेयर रहना होगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफिकल एनालिसिस कैसे है, सिंपली y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर किया, 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। आगे चले, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, मैं डाउट्स देख रहा हूं आप लोगों के, कोई डाउट तो नहीं भेजे आप लोगों ने? जल्दी बोलिए, यहां तो कोई आपत्ति? ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं।
सुनिएगा, अब ना एक हमारे पास एक छोटा सा एनसीईआरटी का एक और ये चीज देखनी है हमको, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड गैसेस इन वाटर। आपको याद नहीं करना ये, आपको बस ये समझना है, ठीक है, इस टेबल को याद नहीं करना, कहीं याद करने बैठ जाओ, सिर्फ समझना क्या हो रहा है, ठीक है। सुनिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड गैसेस। टेम्परेचर हमने क्या लिया है 293 केल्विन। जैसे हीलियम है, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इस टाइप से कुछ वैल्यूज है किलो बार में हमारे पास, ठीक है। अब जैसे O2 है, O2 का सेम टेम्परेचर भी जब 293 है तो 34.86 है, और 303 है तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, बस इन वैल्यूज को आपको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इन वैल्यूज को क्या कर लेना है, रीड आउट कर लेना है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? सिंपल सी एक टेबल है, इसको जरा सा हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। चले आगे, चले, बोलो आगे चले, ठीक है, ठीक है। सुनिएगा, अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमें ध्यान देना है, KH वर्सेस टेम्परेचर एनालिसिस। KH का टेम्परेचर से क्या रूल है, मैं इस टेबल के अंदर एक डाटा है उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार ये एक्सप्लेन करने के बाद इस टेबल को हम लोग कब समझ पाएंगे, जब मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। KH वर्सेस टेम्परेचर एनालिसिस। देखो KH का टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है वो हम देखते हैं। मुझे पता है कि मेरा P इक्वल टू KHX हमारे पास है, ये फॉर्मूला, और मुझे पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है, या सोनो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी तो KH के साथ क्या होगा, KH के साथ क्या होगा बताइए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी तो KH के साथ क्या होगा। देखो सुनो, मुझे पता है कि जो मेरा KH है वो क्या आएगा, P/X यहां से, ठीक है। और KH क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, सिंपल सी चीज है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी, और सोल्यूबिलिटी अगर डिक्रीज करेगी तो आपको नहीं लगता कि KH को इंक्रीज करना चाहिए? सर ये कैसी बात की सर आपने, प्लीज एक्सप्लेन करो, ये आपने कैसे कहा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हुई, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखा था, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सोल्यूबिलिटी कम होगी तो हमारा राइट हैंड साइड से मोल फ्रैक्शन कम होगी, यस और नो, राइट हैंड साइड से मोल फ्रैक्शन कम होगी। अब आपने प्रेशर को रखा है कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने कांस्टेंट प्रेशर पे, ये P आपका कांस्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, और तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो मोल फ्रैक्शन क्या हुई, डिक्रीज। अब अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगी तो इस डिक्रीज को काउंटर करने के लिए इसको इंक्रीज होना पड़ेगा ना, यस और नो। ये जो डिक्रीज हुआ है, इस डिक्रीज को काउंटर करने के लिए इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा KH की वैल्यू। ओ माय गॉड सर, ये क्या कहा सर आपने, देखो ना यहाँ पर O2 का 293 पे लो, 293 पे 34, तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, क्या कर गया आपका, ये इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया। देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है आपका 293 पे, ये आपका 303 पे, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, यस और नो बोलो, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप N2 का देख लो, 293 पे 76.48, 303 पे 88.84, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये मिस टाइप है, इसको 303 कर लो, ठीक है। इसमें एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है, यहाँ पे दोनों 293 है। अच्छा वो हीलियम, ओके ओके, ठीक है ठीक है, वो हीलियम है, हीलियम है, हीलियम का 293 पे इतना वैल्यू है, H2 का 293 पे इतना वैल्यू है। फिर मैंने N2 का 293 और 303 पे चेक किया, O2 का 293 और 303, तो टेम्परेचर से जो इफेक्ट आया वो मैंने बता दिया आपको, यस और नो। टेम्परेचर से यहाँ पर जो इफेक्ट आया वो हमने देख लिया है। ये चीज समझ में आ गई, बोलो, ये चीज समझ में आ गई, आए ना, कर लेंगे, कोई आपत्ति इसमें, कोई समस्या, ठीक है।
अब ना आती है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हम जरा एप्लीकेशंस पर चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ पे एक क्लास में और चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पे काफी डिस्कशन होगा। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, देखो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। जो कोल्ड की बोतल है, अब ना मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना एनसीईआरटी से पढ़ लेना। कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल है उनको हम क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर पैक करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसके अंदर CO2 को डिसोल्व किया जाता है, उस कोल्ड ड्रिंक के कॉम्पोजिशन को अच्छा रखने के लिए उसके अंदर CO2 को डिसोल्व किया जाता है। अब CO2 को डिसोल्व करने के लिए जब उसकी पैकिंग होती है तो अंडर हाई प्रेशर बोतल को सील किया जाता है, ताकि अंदर प्रेशर हाई रहेगा तो वो जो CO2 गैस है वो डिसोल्व रहेगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब तक ओपन नहीं हुई है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। वो प्रेशर क्यों है? ताकि वो जो CO2 अंदर डाली है वो हमारा कोल्ड ड्रिंक में डिसोल्व रहे। सर CO2 क्यों डिसोल्व करने कोल्ड ड्रिंक में? वो फॉर्मूला है कोल्ड ड्रिंक्स का, उनका जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला है, जो कंपोजिशन है, जो टेस्ट है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उन सभी को मेंटेन रखने के लिए वो सब होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स को अंडर हाई प्रेशर पैक करते हैं ताकि हमारा कोल्ड ड्रिंक्स का कंपोजिशन मेंटेन रहे। इसलिए आपने देखा भी होगा जब कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो एकदम से ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलती है, वो प्रेशर निकलता है बेसिकली, और वो CO2 क्या करती है, अनडिसोल्व टाइनी बबल्स भी आपने देखे होंगे फिर कोल्ड ड्रिंक्स के सरफेस पर, ठीक है। तो वो है पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है बताइए? स्कूबा डाइविंग की है, बताइए स्कूबा डाइविंग का नाम सुना है? स्कूबा डाइवर्स जो है बेसिकली जब वो हमारा डेप्थ ऑफ द सी में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है बैंड्स नाम से, ठीक है। एक मेडिकल कंडीशन होती है बैंड्स। क्यों होती है हमारा बैंड्स वहां पे? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, व्हेन द डाइवर गो डाउन द सी द प्रेशर इंक्रीजेस। वहां पे क्या होता है, प्रेशर बेसिकली इंक्रीज करता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप सागर की गहराइयों में जाओगे। अब सागर की गहराइयों में प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो होगा कुछ ऐसा, जो हमारा गैसेस हैं वो ब्लड में और ज्यादा डिसोल्व करेंगी, जो हम रेस्पिरेशन से ले रहे हैं, जो पीछे टैंक है, ठीक है। अगर वो डिसोल्व करेंगी तो डिसोल्व हो गई उसमें दिक्कत नहीं है, ऊपर आओगे तो वो अनडिसोल्व भी करेंगी, और जब वो अनडिसोल्व करेंगे तो ब्लड के अंदर ना बबल्स बनते हैं और ना बहुत पेन होता है जॉइंट्स में, एल्बो, हमारे यहाँ पे मसल्स वगैरह में, बैंड्स में, जहां पर भी हमारा बैंड्स, बैंड बोल तो जैसे ये बैंड है, ये बैंड है, नीज जैसे बैंड है, जितने भी बैंड्स हमारी बॉडी में वहां हमें बहुत पेन होता है। तो उन पेन्स को अवॉइड करने के लिए हम स्कूबा डाइविंग में जो हमारा पीछे टैंक होता है हम उसमें वही गैसेस लेते हैं जो हमारा सोल्यूबल ही ना हो, जो हमारा, जो गैसेस हमारा बहुत लीस्ट सोल्यूबल हो, ताकि वो डिसोल्व ही ना करें, ठीक है। यस और नो। तो हीलियम से हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। और एक हमारा और एप्लीकेशन है, जब हम काफी हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। एक्चुअली ये एप्लीकेशन नहीं है, ये तो नुकसान है हेनरीज लॉ के, हेनरी लॉ की वजह से नुकसान हो रहा है हमारा बैंड्स वगैरह को, ठीक है। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। डिक्रीज प्रेशर से क्या होता है, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में जो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है वो इरेगुलर होता है और हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि वो जो गैस है जब डिक्रीज हुआ तो अब लेस सोल्यूबल होगी ब्लड के अंदर, O2 जब ब्लड में डिसोल्व भी नहीं करती, O2 जो हम रेस्पिरेशन में लेते हैं वो क्या करती है, ब्लड में डिसोल्व करती है अंदर जाके। जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे, पहाड़ों पे जाओगे तो क्या होगा, तो जो आपका O2 गैस आप इनहेल कर रहे हो वो ब्लड में डिसोल्व ही नहीं करेगी, ब्लड में डिसोल्व ही नहीं करेगी तो आपको सफोकेशन होती है, और सफोकेशन के साथ एक मेडिकल कंडीशन और आती है, एनीमिया, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ना इनको, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है। आपको मेन चीजें समझ में आ गई है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।